डिस्प्ले दिख रहा है ना? हाँ सर दिख। तो आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अध्याय 8, जिसमें आपका बताया लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। पूर्व में हमने देखा था 141 के तहत विधि विरुद्ध जमाव, फिर उसके बाद 146 के तहत बलवा। आज उसी में कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं धारा 157। 157 आपको बताता है विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना, संशय देना। विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संशय देने के बारे में बताता है कि वो आगे कहता है कि जो कोई अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्ति को यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए हैं, वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं, या भाड़े पर लाए जाने वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं, संशय देगा, आ, आने देगा या सम्मिलित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो आपका है, ये पूर्व की जो धारा है विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति के बारे में भी हमने पढ़ा था धारा 150 में, जिसमें विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति के बारे में है। तो यहाँ पे क्या है, उसको संशय या आश्रय देने के संबंध में है ये किसी प्रकार का। तो क्या कहता है कि जो कोई अपने अधिभोग कि ऐसे भाड़े पर लिए गए व्यक्ति को संशय देना अपराध माना गया है, जो इस धारा में लागू होने के लिए आवश्यक है कि संशय देने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को संशय दे रहा है कि वे विधि विरुद्ध जमाव में भाग लेने के लिए भाड़े पर लिए गए हैं या लिए जाने वाले हैं। अतः स्पष्ट है कि इस धारा की परिधि धारा 150 की तुलना में अधिक व्यापक है। लेकिन इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति को संशय दिया जाना दंडनीय नहीं है जिसके बारे में उसे केवल यह जानकारी थी कि उसने पहले कभी विधि विरुद्ध जमाव में भाग लिया था। तो ये आपका क्या है कि जो कोई ये अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि जो कोई अपनी अधिभोग या भार साधन, अर्थात जो भी उसका अधिभोग या नियंत्रण जो क्षेत्र है, ठीक है, कि जिस भी उसका गृह में या परिसर में उनका जो नियंत्रण के उसके अधीन है, जो भी उसके जो घर है, उस ग्रह में क्या करता है या उस परिसर में क्या करता है, किन्हीं व्यक्तियों को, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिसको जानते हैं कि ये व्यक्ति क्या करने के लिए आए हैं आपके पास, विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए होने या उसके सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए हैं। आपको ये समझ आ जाएगा उन व्यक्तियों को देख के कि ये भाड़े पर लाए गए हैं, उनका कायम क्या है, विधि विरुद्ध है। चाहे वो उन लोग को क्या वचनबद्ध या नियोजित किए गए हो या भाड़े पर लाए जाने के लिए वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले। यदि ऐसा व्यक्ति, यदि आपको ये बात पता है और उसके बाद भी आप उसको आश्रय या संशय देते हो, ठीक है, किसी प्रकार का उसको वहां रहने के लिए आप परमिशन दे दिए हो या आप उसके लिए मौन हो, किसी प्रकार का उसको मनाही नहीं करते हो, ठीक है, तो इस प्रकार कार्य जो है यदि आप आने दे उनको आने देंगे अंदर या उनको सम्मिलित करेंगे उस परिसर में, तो वहां पे वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में वो क्षेत्र है या परिसर है या ग्रह है, वो उसको किस प्रकार के भांति का कारावास है, उसको दोनों प्रकार के कारावास से दंडनीय किया जा सकता है, जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 मास, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपको 157 के लिए याद रखना कि जो पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था 150 जो सेक्शन 150 था, उसी से ये संबंधित है। केवल इसमें यह है कि आपका जो 150 था उसमें बताया था कि भाड़े पर लेने के लिए बताया था, यहाँ पर है कि भाड़े पर लिए गए व्यक्ति को आश्रय देने की बात है या आश्रय देने की बात है, कि आप उसको क्या देते हैं, एक प्रकार से सहायता देते हो उस परिसर में आने का, जिससे वो अपने कार्य को बखूबी निभा सके। और आपको ये बात पता होनी चाहिए। यदि आपको ये बात पता नहीं है तो आपको इसके लिए दंडित नहीं किया, क्योंकि आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि ये विधि विरुद्ध जमा हो रहा है तो आप इससे परे रहेंगे, ठीक है। फिर आपका जो धारा 148 है, समझ आ गया होगा तो मैसेज करके बता सकते हैं। फिर हम देखते हैं धारा 158 जो बताता है विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। तो ये क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में, इसमें क्या है, आपको भाग लेने के लिए क्या कर रहे हैं, भाड़े पर जाना, अर्थात आप क्या है खुद ही क्या बोलते किराया लेकर उसमें जाने का प्रयास कर रहे हो, उसके बारे में है। कि देखिए, जो व्यक्ति किसी को बुला रहा है तो उसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में चर्चा कर ली कि अगर आप बलवा करने या विधि विरुद्ध जमाव करने के उद्देश्य से किन्हीं व्यक्तियों को शामिल करते हो, अर्थात आप उनको बुलाते हो,
तो उसके लिए उसके ऊपर जो दंड लगेगा वो। अब जो व्यक्ति भाड़े पर जाएगा तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि पूर्व हमने पढ़ा है, आप भाड़े पर आओ चाहे किसी भी प्रकार से आओ, यदि आप विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य के तौर पे हो तो आपका कार्य क्या होगा, दंडनीय होगा। तो यहाँ पे उसी को बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में, तो विधि विरुद्ध जमाव आपका कितने में दिया गया, 141, बलवा कितने में दिया गया, 146। तो भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, अर्थात आप क्या है कि पैसा लेकर खुद ही जा रहे हो, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके बारे में ये धारा 158 उपबंध करती है कि, तो क्या कहता है कि जो कोई धारा 141 में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए, तो 141 के तहत कितने कार्य बताए गए हैं आपके, पांच आधार बताए गए ना यदि भांति के कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लिया जाएगा, या भाड़े पर लिए जाने या वचन किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके आगे एक और वो दिया है कि या सशस्त्र चलाना तथा जो कोई पूर्वोत्तर प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने पर किसी घातक आयुध से या ऐसी किसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभव है, सज्जित होकर चलेगा या सज्जित चलने के लिए वचनबद्ध होगा या अपनी प्रस्थापना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति का कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो 141 की जो धारा 141 है, जो बताता है आपका विधि विरुद्ध जमाव, तो उसके में जो 5 आधार हैं उन कार्यों के लिए क्या है कि उन कार्यों को करने के लिए या उन कार्यों की सहायता देने के लिए आप वचनबद्ध होकर या भाड़े पर लिए जाए, या भाड़े पर लिए जाने के लिए आप वचनबद्ध हो जाते हैं, अर्थात आप सामने वाले को प्रॉमिस करते हो कि हाँ हम इस कार्य में आपका साथ देंगे, हम आएंगे, ठीक है, और उस कार्य का आप क्या करते हो, प्रस्थापना करते हो या ऐसा करने का आप प्रयत्न करते हो। तो यदि आप इस प्रकार का कोई कार्य करते हो जिससे आप खुद ही किसी विधि विरुद्ध जमाव में के सदस्य के रूप में शामिल हो जाते हो, चाहे उसके लिए आप सामने वाले से पैसे लो, तब भी आपको क्या होगा, एक प्रकार ये दंडनीय होगा, और ये दोनों किसी भी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर आगे जो है कि इसी के लिए क्या है कि इसी प्रकार के जो विधि विरुद्ध जमाव है उसमें आप सशस्त्र लेकर चलते हो, अर्थात आप क्या करते हो, कोई भी घातक आयुध लेकर हथियार के तौर पे, जैसे उसमें बताया कि पूर्वोत्तर प्रकार से वचनबद्ध, अब आप बोले कि यहाँ ऊपर के तहत आपने वचनबद्धता दे दी कि मैं शामिल होऊंगा, अब उसमें शामिल होऊंगा तो बोल दिया, लेकिन उसके साथ क्या बोला आगे कि मैं गन लेके आऊंगा, मैं भाला लेके आऊंगा, एक व्यक्ति कहा मैं गन लेके आऊंगा, एक बोला मैं पिस्टल लेके आऊंगा, एक बोला कि मैं भाला लेके आऊंगा, एक बोला मैं तलवार लेके आऊंगा। तो इस प्रकार की चीजें अगर आप लेकर पहुंचते हो ऊपर की बताई गई बातों में, तो पूर्वोत्तर प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने पर किसी घातक आयुध से या ऐसी किसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभव है। तो ये घातक आयुध के रूप में क्या है कि घातक आयुध जो भी जितने भी हथियार होते हो तो घातक आयुध में आ जाएंगे, लेकिन आगे ये जो लिखा है या के बाद कि ऐसी किसी चीज से, अर्थात एक जैसे आप मान लीजिए कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी क्या होता है, एक साधारण औजार होता है जिससे लकड़ी काटा जाता है, लेकिन आप क्या है उसको क्या प्रयोग कर सकते हो, एक आक्रामक आयुध के रूप में उसको चलाने के लिए जिससे कि मृत्यु कारित होने की संभावना है, प्रयोग कर सकते हो। तो यदि इस प्रकार की चीजें भी व्यक्ति लेकर पहुंचा तो वो भी क्या होगा, सशस्त्र उसके आयुध के अंतर्गत वहां पे आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार का मृत्यु कारित होने जिससे संभव हो, तो हथियार या औजार या आयुध वही होगा जिससे क्या है कि मृत्यु कारित होने की संभावना होगी। फिर सज्जित होकर चलेगा, अर्थात वह सज्जित होकर मतलब उसको पूरा तैयार होकर चलेगा, या तैयार होकर चलने के लिए वचनबद्ध होगा, वो क्या कहेगा कि मैं वचन देता हूँ कि इस तारीख पे इस डेट पे जब भी ये चीज होगा तो मैं गन बारूद गोला ये सब लेकर आऊंगा, या उस प्रकार का वह क्या करता है, प्रस्थापना करता है प्रस्थापना अर्थात प्रपोजल। तो वो तो इस प्रकार का यदि वह कार्य करेगा तो उसको किस प्रकार, तो उसके दंड की जो व्यवस्था की गई है वो 2 वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर हो गए यहाँ तक चीजें, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं समझ आओ तो पूछ सकते हो। अब ये जो आपकी 2 धाराएं हैं 159 और 160, ये आपका लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध जो अध्याय 8 है
उसका की ये अंतिम दो धाराएं हैं। तो 159 आपको बताता है दंगा के बारे में, और 160 उसके दंड के विषय में बताता है कि जब आप दंगा करते हो तो क्या उसके लिए दंड की व्यवस्था होगी। अब दंगे को हम पहले साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यदि देखिए आप किसी मार्ग में या सार्वजनिक स्थान में, ठीक है, दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग हैं, दो तीन लोग हैं वहां पे, उन लोग के बीच क्या है, किसी बात को लेकर तू में हो रही है, और उसके बाद उनकी वो चीज क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब वो बढ़ जाती है तो क्या होता है कि आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है उससे ना वो किसी को मार रहे हैं पीट रहे, लेकिन सिर्फ लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो उसी एवज में क्या है कि आसपास के एरिया में दिक्कतें आ रही, जैसे स्कूल हो तो वहां लोक प्रशांति को के विरुद्ध हो जाएगा, अर्थात वो आसपास की जो शांति व्यवस्था है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बाधा पहुंचा रहे हैं। अब जैसे बीच रोड में दो लोग की लड़ाई होगी, कॉमन सी बात है कि आसपास लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, उसके बाद और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो ये क्या है कि वहां की जो शांति व्यवस्था थी जो सुचारू रूप से चल रही थी उसमें क्या होगा, एक प्रकार का बाधा उत्पन्न होगा। तो वह जो उनका जो कार्य करेंगे, जो लड़ाई झगड़ा हम कहते हैं जिसको सामान्य भाषा में, उसको हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंगा। अब इसके डिफिनेशन क्लॉज भी देखते हैं, क्या कहता है कि जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका एफ्रे बोला जाता है दंगा को, और ये आपका फ्रांसिस शब्द था जिसका अर्थ होता था भयभीत करना। ठीक है, तो ये दो दंगा जो शब्द निकला गया है ये हमारे तो नहीं, फ्रांसिस जो शब्दावली थी उससे निकाला गया है, और इसका अर्थ होता था भयभीत करना। तो इसी के तहत 159 में आपकी जो देखते हैं कि क्या क्या चीजें कि कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो आपको दंगा कभी भी होगा तो उसके लिए याद रखना है कि वहां पे दो या दो से अधिक व्यक्ति ही होंगे। एक व्यक्ति, दो से कम व्यक्ति, हाँ ठीक है, थोड़ी देर से बताते हैं। तो दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। तो क्या है यहाँ पे, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, लोक स्थान अर्थात कि कोई भी सार्वजनिक स्थान जहाँ पे कोई भी आना जाना करता है, सामान्य व्यक्ति आना जाना करता है, वहां पे क्या कर रहे हैं, वो लड़कर अर्थात दोनों किसी प्रकार से जो लड़ाई उनकी चल रही है, और उस लड़ाई के एवज में क्या है कि वहां पे उनका वो क्या कर रहे हैं, लोक शांति में विघ्न डाल रहे हैं या बाधा डाल रहे हैं। ठीक, तो ये आपका पहला पॉइंट आप ये है, इसके आवश्यक तत्वों को देखेंगे तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, दूसरा आपका होगा लोक स्थान में लड़कर, और तीसरा होगा लोक शांति में बाधा डालने के एवज में। तो तब ऐसा जो कार्य उनका होगा वो क्या कहलाएगा, आपका दंगा कहलाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की लड़ाई कहाँ होनी चाहिए, दंगा की। देखो जब दंगा की बात करेंगे तो ये घर पे दंगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि घर आपका क्या है, सार्वजनिक स्थान नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लोक स्थान में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर यदि लड़ाई करते हैं, और उस लड़ाई का परिणाम क्या होगा कि किसी भी हद तक लड़ सकते हैं, वो मार रहे हैं एक दूसरे को, पीट रहे हैं, थोड़ा बहुत बल का जो प्रयोग होता है वो कर रहे हैं, केवल उन लोग एक दूसरे को गाली वाली दे के चल रहे हैं, तो वो लोग प्रशांति को विघ्न नहीं डालेगा उस चीज में। ठीक है, इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या है कि लोक स्थान में लड़ाई उनकी होनी चाहिए, और इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप क्या होना चाहिए कि वहां की जो व्यवस्था है उसमें क्या विघ्न डालना चाहिए। अब जैसे एक चीज समझ लीजिए कि कोई खेत है, ठीक है, किसी व्यक्ति का खेत है या किसी व्यक्ति का घर का परिसर है, मतलब खेत है तो परिसर मान लीजिए, और वो लोक स्थान की श्रेणी में नहीं आकर वहां पे अगर दो से तीन लोग मिलकर लड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, दंगे की श्रेणी में नहीं आएगा, वो दूसरा अपराध हो जाएगा, लेकिन वो दंगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि किसी सार्वजनिक स्थान में केवल गाली देना दंगे की कोटि में नहीं आएगा। यदि कोई एक दूसरे को अपशब्द कह रहा है तो वो दंगे की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो इसका अफरे जो वर्ड था उसका मतलब होता था भयभीत करना। तो दंगे के शाब्दिक अर्थ में केवल वाक युद्ध से अधिक किए जाने की अपेक्षा की जाती, केवल आप बोल कर ही नहीं लड़ेंगे, आप उसको करते लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे से जो एक दूसरे को अपशब्द को प्रयोग कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो ये आपकी दंगे की श्रेणी में वहां पे नहीं आएगा। जब तक उसमें थोड़ा बल का प्रयोग होगा तभी वो क्या होगा, दंगे की श्रेणी में आएगा। जैसे झटकम झटकी होता है, मारपीट जो बोला जाता है।
फिर बल्कि वो देखिए क्या है कि वो बल का प्रयोग होते साथ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक ना सामान्य बल का प्रयोग होगा, और उस बल के परिणाम स्वरूप क्या है कि वो, चाहे उसका जो बल लगाने से क्या वो सफल रहे ना रहे, अर्थात वहां पे मारपीट, किसी का खून खराब हो या ना हो, यदि बल का प्रयोग हुआ तभी इस प्रकार की चीजें क्या होगी, आपकी लोक क्या होगी, दंगे की श्रेणी में आएगा। तो आपको याद रखना है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में ही लड़ेंगे तभी आपका क्या आएगा, ये दंगा की श्रेणी में ये अपराध आपका आएगा। और सार्वजनिक स्थल के लिए वो क्या है कि सार्वजनिक स्थल क्या है, यह क्या है, उस स्थान विशेष पर और उस वहां की जो परिस्थितियां उस पर निर्भर करेगा। जैसे आपका एक कोई, जैसे आप कई बार ऐसे देखते हैं ना, गांव के बाहर का एक एरिया होता है जहाँ पे सामान्यतः तो कोई कुछ होता नहीं, लेकिन वहां साल में एक बार क्या होता है, मेला लगता है। तो मेला जब लगेगा तो वही स्थान क्या हो जाएगा, आपका सार्वजनिक स्थान की कोटि में जाएगा। ठीक है। और बाकी समय ऐसे क्या वो निर्जन स्थान रहेगा जहाँ कोई जनरली आता जाता नहीं है। तो अगर उस समय में अगर जब वो मेले की सिचुएशन में कोई लड़ते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, लोक शांति को भंग कर रहे हैं, तो वो दंगे की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन वही वो निर्जन स्थान है और दो लोग लड़ रहे हैं, दो तीन लोग मिलकर लड़ रहे हैं, और वहां पे किसी प्रकार की लोक शांति में विघ्न नहीं पड़ा, तो वो दंगे की श्रेणी में आपका नहीं आएगा। तो हमेशा जो लोक स्थान की जो लोक स्थान का निर्धारण है या सार्वजनिक स्थान का निर्धारण है, वो स्थान विशेष और दूसरा उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो आप, और ये जो आपका दंगा है वो किससे संबंधित, आपका लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के संबंध में आता है। तो इसमें केस है कि गंगाधर गुरु बनाम उड़ीसा राज्य का मामला था। गंगाधर गुरु बनाम उड़ीसा राज्य, ये आपका 1989 का ये मामला है। इसमें क्या हुआ कि कटक उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि दंगे का अपराध लोक शांति के विरुद्ध अपराध होने के कारण जब तक इस बात का स्पष्ट प्रमाण ना हो कि लोक प्रशांति भंग हुई थी या लोक शांति को बाधा पहुंची थी, धारा 159 के अंतर्गत या 159 के अंतर्गत दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। यदि किसी प्राइवेट हॉल को कुछ समय के लिए किसी समारोह या लोक उत्सव के लिए किराए पर लिया गया हो तथा उसमें जनता का प्रवेश टिकट द्वारा हो, तो ऐसे समारोह या उत्सव में बाधा या विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को धारा 159 के अंतर्गत दंगा करने के अपराध में दंडित किया जा सकता है, क्योंकि उतने समय के लिए प्राइवेट हॉल सार्वजनिक स्थान में परिवर्तित हुआ माना जाएगा। ठीक है। तो कोई जैसे कोई स्थान है वो सार्वजनिक है, कि अगर वो प्राइवेट स्थान है लेकिन वहां पे अगर सार्वजनिक गतिविधियां होती है, उसमें बहुत ज्यादा लोग वहां इकट्ठे होते हैं, तो वह स्थान क्या हो जाएगा, सार्वजनिक स्थल की परिस्थिति परिभाषा के तहत आ सकता है। और उस समय अगर किसी प्रकार का अगर दो लोग लड़कर वहां की शांति व्यवस्था को विघ्न डालते हैं, तो वो कार्य उनका क्या कहलाएगा, दंगा की श्रेणी में उनका कार्य आएगा। समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब ये देखते हैं कि दंगे के दंड। तो देखिए, जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, अर्थात 1 महीने, या जुर्माना, तो जुर्माने की जो राशि है वो 100 रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो आपको अब ये चीजें समझ आ गई होगी कि दंगे के लिए क्या है, 3 चीजें याद भूलिएगा मत। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। यदि 2 या, देखिए एक और सिचुएशन समझ लीजिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में भी लड़ रहे हैं लेकिन उससे किसी प्रकार की लोक शांति में अगर विघ्न नहीं डल रहा है, तो वो दंगा नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये जब ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगी तभी वह कार्य क्या होगा, दंगे की श्रेणी में आएगा। जब भी हम अपराध, जब भारतीय दंड संहिता पढ़ते हैं तो आपको ये चीज याद रखना है कि जितने उसके आवश्यक तत्व बताए गए हैं या जो भी उसमें डेफिनेशन दिया गया है, तो वह बातें सिद्ध करना अति आवश्यक होता है। यदि वह बातें सिद्ध नहीं होगी, एक भी बातें अगर सिद्ध नहीं होगी उसमें से, मतलब जैसे यह 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो तीनों पॉइंट का साबित होना आवश्यक है। अगर तीनों बातें अगर में से एक भी बातें अगर वहां पे सिद्ध नहीं होती है, तो वह क्या होगा, वह अपराध जो उसमें परिभाषित किया गया वह नहीं होगा। जैसे इसको समझते हैं, यहाँ पे क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालेंगे, तभी वह कार्य क्या होगा, दंगा होगा। यदि केवल 2 लोग मिलकर लोक स्थान में लड़ रहे हैं लेकिन लोक शांति में विघ्न नहीं डाल रहे, तो वो दंगा नहीं। यदि 2 लोग मिलकर किसी लोक स्थान जो लोक स्थान की जगह प्राइवेट स्थान में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो जो प्राइवेट स्थान में लड़ रहा है तो वो सीधा ही दंगा नहीं होगा। ठीक। वैसे ही अगर
कोई लोक स्थान में सिर्फ एक व्यक्ति लड़ रहा है, एक व्यक्ति, वही एक व्यक्ति बड़बड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है, तो वह क्या होगा, दंगे की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दंगे के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है। और इसके दंड की जो व्यवस्था है वो केवल 1 मास प्लस 100 रुपए तक का जुर्माना की बात कहता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये बात समझ लेते हैं हम लोग कि दंगा और बलवे में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा खाली स्पेस है हमारे पास। तो आपका पहला तो याद रखेगा कि बलवा किस में बताया गया है, आपका 146 में, और आपका दंगा किस में बताया गया है, 159 में। ठीक, तो ये आपको सेक्शन तो आपको पता है कि दंगा और बलवा में क्या है। तो दंगे के लिए क्या बोला है, विधि विरुद्ध जमाव अर्थात 141। तो 141 के तहत क्या होगा, 5 व्यक्ति हैं। यहाँ पे क्या बताया है, 2 से अधिक, 2 प्लस है, और ये आपका 146 क्या होगा, 5 प्लस होगा। उसके बाद जो आपका क्या है कि स्थान की बात है, प्लेस की जब बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये पब्लिक भी हो सकता है और ये प्राइवेट भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है जहां बलवा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा ना, बलवे के लिए किसी स्थान में एकत्रित होते हैं, तो ये दोनों में हो सकता है। जबकि ये केवल और केवल क्या होगा, पब्लिक में ही होगा, पब्लिक प्लेस में भी में ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी, जब यहाँ पे पनिशमेंट की बात आएगी, दंड की बात आएगी, पनिशमेंट की बात आएगी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सदस्य के तौर पे शामिल हो गया, जो भी मेंबर बन गया बलवे का या विधि विरुद्ध जमाव का, तो वह क्या हो जाएगा, दोषी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, जिनका जो व्यक्ति उसमें शामिल है, केवल उन्हीं को दंड मिलेगा जो उसमें वास्तविक रूप से भाग लेगा। ठीक है, अगर 3 लोग मिलकर लड़ रहे हैं तो तीनों को मिलेगा। ठीक है, अगर 2 लोग मिलकर लड़ रहे हैं तो दोनों को मिलेगा, और उनको दंगे के तहत ही युद्ध अपराध होगा। यहाँ पे अगर केवल देखिए, इसमें आप कोई कार्य नहीं भी कर रहे हो, सदस्य के तौर पर भी शामिल हो, पीछे पीछे चल रहे हो, तब भी आप क्या हो, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के तौर पर आपको दंडित किया जाएगा। फिर आपका जो बलवा है वो क्या है, एक आपका गंभीर स्वरूप का अपराध है, इसलिए इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल तक का है। और यहाँ पे आपको ये क्या है, साधारण किस्म का अपराध है कि लोक शांति में तो कोई भी 2 लोग मिलकर लड़ ही सकते हैं कभी भी, तो उसके लिए साधारण किस्म का है, जिसके लिए केवल क्या है, एक मंथ का प्लस आपका क्या है, केवल 100 रुपए तक का जुर्माना यहाँ पे बताया गया है। जबकि यहाँ पे क्या है कि आपके जुर्माने को की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 146 और 159 में आपका ये मेजर अंतर है, या सामान्य इसमें जो है अंतर इसको माना गया है। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी हमें लोक प्रशांति के संबंध में, जो हमारा जो अध्याय 8 था जिसके हमने देखा। तो आपको इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, धारा 141, धारा 146 और धारा 159। 141 आपका विधि विरुद्ध जमाव को बताता है। जब आप विधि विरुद्ध जमाव को अच्छे से समझ लेंगे तो वह उसी की सारी चीजें मिलकर आपका क्या होगा, आगे जब आपराधिक बल का प्रयोग होगा तो वो क्या हो जाए, आपका 146 के तहत बलवा हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका 149 है, ये आपका क्या है, लोक प्रशांति में विघ्न डालने वाले तत्वों के संबंध में ये चीजें आपकी है। तो आशा करता हूँ आपको जो ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। आज के लिए यहीं पे हम क्लास खत्म करते हैं फिर।